हेलो आप सबको मेरा नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। हम लेके आए हैं आपके सामने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 9 जिसमें आपको लगभग क्लास 9 से हम आपको 900 प्लस एमसीक्यू फॉर्मेट कराएँगे। आपका एक-एक लाइन का आपको एमसीक्यू मिलेगा। यदि आपको 6 से लेकर के 12 तक, मैंने बोला 6 से लेकर के 12 तक एमसीक्यू पीडीएफ चाहिए, जिसमें आपको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, जो अवेलेबल है आपको मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ध्यान दें। 1 सेकंड। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत विश्व की संस्कृतियों में कैसा है? तो भारत विश्व की संस्कृतियों में जो कहा जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी प्राचीनतम। प्राचीनतम इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है, और नवीनतम इसलिए नहीं है क्योंकि ये मतलब ये नया विकसित हुआ है, जिसकी ये आधुनिक सभ्यताओं के अंतर्गत आएगा नवीनतम में। इसलिए नवीनतम नहीं होगा, ये प्राचीनतम है क्योंकि हमारे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से भारत की सभ्यता आती है। जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक वैदिक सांस्कृतिक सभ्यता, वेद, उपनिषद, ये बहुत सारे पुराने, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा ये प्राचीन संस्कृतियों में आएगा। मध्यकालीन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसको हम 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक हम इसकी बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति में आपको पता है कि इंग्लैंड में इस औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था, जो कि भारत की पहचान एक सांस्कृतिक और सभ्यगत है, जो कि पहले से जानी जाती है। इसलिए हम इसको प्राचीनतम सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। एक-एक लाइन का सॉल्यूशन आपको मैं दूँगा, ये मेरी गारंटी है। ओरिजिनल एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। बस आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको पता है कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध, बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत भूमध्य रेखा के लगभग उत्तर में स्थित है। और ये जो आपका पूर्वी गोलार्ध, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। पूर्णतः नहीं स्थित है, इसमें आंशिक रूप से हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें उत्तरी गोलार्ध की, ये उत्तरी गोलार्ध में है। लगभग हम बात करें कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक की पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति पड़ती है भारत की। क्लियर है मेरी पॉइंट? वहीं पश्चिमी गोलार्ध की बात करें तो इसकी जो स्थिति होती है, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लगभग 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीनों गलत हो गया और उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अगला पॉइंट है, भारत का मुख्य भूभाग किस अक्षांश यानी किस लैटीट्यूड के बीच में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया, ये 8 डिग्री और उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में स्थित है। अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेनेशन भी बताया क्योंकि ये आपका देशांतरी विस्तार है, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत का जो मुख्य भूभाग है वो किस लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है? अभी हम बताया कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच में स्थित है। ठीक है ना? ये अक्षांशीय विस्तार है और ये इसका देशांतरीय विस्तार है। क्लियर है मेरी पॉइंट? चलिए अगला पॉइंट की हम बात करें। अगला पॉइंट है आपका कि अ, कौन सी अक्षांश रेखा 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बाँटता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बात करेंगे? कर्क रेखा, जो कि आपकी 23.5 डिग्री देश को लगभग 2 बराबर भागों में बाँटता है। चलिए, इसके ऑप्शन को भी हम ध्यान ले लेते हैं। विषुवत रेखा गलत है क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि भारत से होकर के नहीं गुजरती है। वहीं पे हम मकर रेखा की बात करें, ये आपकी 23.5 डिग्री जो कि दक्षिण पर स्थित है। किस पे? दक्षिण में स्थित है मकर रेखा। वहीं प्रधान यामोत्तर की बात करें, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है ना? इसको ग्रीनविच मेरिडियन, जिसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से भी हम जानते हैं। वहीं बात करें, ये आपका सही ऑप्शन आपका जो है वो कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है, इसमें आपको मैं इसी की बात कर रहा था, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बात करेंगे 6 से 12 तक का, जो 0 से हीरो लेवल होगा। इसमें 10,000 एमसीक्यू मिलेंगे। 6 से 10 तक के आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, जिसकी प्राइस केवल की केवल 99 रुपीज़ होगी। उसमें से 10,000 एमसीक्यू, जो एमसीक्यू आप पढ़ रहे हैं, यही फॉर्मेट होगा, उसमें आपको कंप्लीट मिलेगा।
जो कि एईडी और टीआरई 4 के लिए काफ़ी बेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ज़रूरी है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मुख्य भूभाग जो है ना, वो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में कौन-सी द्वीप समूह में स्थित है? इसका जो सही आंसर वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना? लक्षद्वीप लक्षद्वीप नहीं हो सकता क्योंकि ये अरब सागर में पड़ता है। कहाँ है ये? अरब सागर में, ठीक है? वहीं मालदीव की बात करें तो ये भारत के दक्षिण-पश्चिम में है। कहाँ है? दक्षिण-पश्चिम में है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपको पता है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये भारत की जलीय सुरक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वहीं न्यूमोर्क द्वीप की बात करते हैं, ये बहुत ही छोटा-सा एक द्वीप है ये, एक छोटा-सा ये द्वीप है, जो क्या करता है ये भारत और बांग्लादेश के पास पड़ता है। भारत और बांग्लादेश के पास में है, ठीक है ना? आगे समझ में? तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हमारा सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, 7 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है मुख्य भूभाग के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में कौन से द्वीप समूह स्थित है। अब ये दक्षिण की बात कर दिया, इसका जो सही आंसर है वो है आपका लक्षद्वीप। अभी मैंने बताया लक्षद्वीप जो सही स्थित है क्योंकि ये अरब सागर में स्थित एक प्रकार की ये कोरल द्वीप है जिसको हम बोलते हैं प्रवाल द्वीप। क्या बोलते हैं इसको हम? ये प्रवाल द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? अंडमान निकोबार की हमने बात की है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वहीं बात करेंगे हम आपके श्रीलंका की। श्रीलंका एक देश है। क्या है ये? देश है चूँकि द्वीप समूह नहीं है। वहीं बात करेंगे जावा और सुमात्रा की, तो जावा और सुमात्रा गलत है क्योंकि ये इंडोनेशिया का द्वीप है। ये क्या है? इंडोनेशिया का ये द्वीप है। समझ में आया? इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारतीय संघ राज्य का कौन-सा दक्षिणी बिंदु सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो इसका जो सही आंसर है आपका, वो है आपका इंदिरा 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 पॉइंट बोलते हैं जिसको इंदिरा बिंदु के नाम से जानते हैं। वहीं बात करेंगे हम कन्याकुमारी की, तो कन्याकुमारी जो कि दक्षिणी सिरा है, जो कि अभी डूबा नहीं है, ये दक्षिण पार्ट है ये, ठीक है ना? जो कि डूबा नहीं है। ये द दक्षिणी पार्ट है लेकिन ये भी दक्षिण में है लेकिन डूबा नहीं है। वहीं बात करेंगे इंदिरा कॉल की, ये आपकी उत्तरी सीमा में पड़ता है, सबसे उत्तरी बिंदु होती है। और वहीं बात करेंगे हम इंदिरा पॉइंट की, ये आपकी यही आंसर सही है, जो कि डूब गया है और ये निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? ये है आपका निकोबार में स्थित और ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या है ये? सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ये कब डूबा था? जब 2004 की सुनामी आई थी, उसी लहरों में ये क्या हो गया था? तो ये डूब गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि भारत के भूभाग का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? ये सब लोग जानते हैं। इसमें ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर ले लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो ये आपको देखने को मिलेगा लगभग 2.4% है। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की संभावना होगी पूर्णतः एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जहाँ पर वन लाइनर टाइप के यहाँ आपको केवल के आंसर मिलेंगे इसके। ठीक है ना? ऑप्शन भी तो होने चाहिए एक्सप्लेनेशन वाले। आपके होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है, वो विश्व का कौन-सा सबसे बड़ा देश है? ये है आपका 7वाँ सबसे बड़ा देश है। कौन-सा है? 7वाँ सबसे बड़ा देश है। जिसमें हम बात करेंगे, जो पहला नंबर है, वो रूस का आता है, उसके बाद कनाडा का आता है, वहीं बात करें तीसरे पे चीन आता है, चौथे पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 5वें पे ब्राज़ील आता है और बात करें ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है और ऑस्ट्रेलिया के बाद से हमारा भारत का नंबर आता है। तो बोल देगा कि क्रम की दृष्टि से हम बात करें, यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, तो भारत किससे छोटा है? लगभग उस किससे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया से छोटा है। ऑस्ट्रेलिया पड़ोसी उसका सबसे बड़ा है, मतलब पास का। और सबसे बड़े की बात करें, तो रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा होता है और 7वें नंबर पर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। ठीक है? 12 नंबर की हम बात करते हैं आपके सामने, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई है, वो लगभग कितनी है? चूँकि नया अपडेट में अभी एनसीईआरटी अपडेट नहीं किया है, चूँकि बढ़ गया है अब, लेकिन अभी तक हमारा जो आंसर इसका सही होगा, ये है इसका सही जो आंसर होगा, वो है 7516 किलोमीटर इसका सही जवाब आंसर होगा। ये आपका कुल तटीय और द्वीप सहित इसकी लंबाई है ये। क्या है इसका? कुल तटीय और सॉरी ये केवल आपकी बात करें हम स्थलीय सीमा की बात करेंगे, लेकिन आपकी बात करेंगे स्थल और तट की, तो ये स्थल और तट दोनों की लंबाई है। जब स्थल और तट दोनों मिला देंगे,
तो स्थल और तट तो दोनों मिलाएँगे तो आपका 15,200 लेकिन केवल स्थलीय सीमा की बात किया है, इसलिए केवल आपका जो आंसर होगा वो 7516.6 किलोमीटर का आंसर होगा। ठीक है? अब बात करेंगे हम 30 नंबर की। चलिए 30 नंबर की बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ भारत की समुद्री तटरेखा की जो लंबाई है, वो लगभग कितनी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन में हम देखते हैं, क्या है ऑप्शन इसका? इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी ये है आंसर इसका हाँ, ये आपका जो आंसर है वो है 7516 कौन-सा होगा इसका आंसर? 7516 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब बात करेंगे पाठ्यांश के अनुसार जो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति स्थित है तो ये है नवीनतम वलीद पर्वत क्या है नवीनतम वलीद पर्वत है जो कि हिमालय का पार्ट है हिमालय नवीनतम वलीद पर्वत का उदाहरण है इन क्षेत्रों में हिमालय की श्रेणियां भी क्या होती हैं आपकी स्थित होती हैं क्लियर पॉइंट चलिए अब आते हैं हम 15 नंबर की तरफ 15 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का जो दक्षिणी भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है और यह किस अक्षांश देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन है दक्षिण में क्या है भूभाग आपका दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है भारत का जो दक्षिणी भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है और ये किस अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है तो ये होता गया है लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होते हुए ये लगभग शंकरा होता गया है तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही है अब आते हैं हम आपको 16 नंबर की तरफ लेकर के चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे भारत के पश्चिम में कौन सा सागर और पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है तो कौन से सागर की बात करेंगे हम इसका जो सबसे सही जो जो इसका सही आंसर है वो है कि पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी कौन सा है पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी हम बात करें कि हमारा जो भारत है वो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, भारत का हम प्रायद्वीपीय भाग की बात करेंगे, ये 3 ओर से घिरा हुआ है। 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? तो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है ना? 3 ओर से पानी से घिरा है। हम बात करेंगे यदि पश्चिम में, तो पश्चिम में आपको अरब सागर देखने को मिलता है। वहीं हम बात करेंगे पूर्व में, तो पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है और वहीं पे बात करेंगे हम दक्षिण में, तो दक्षिण में आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही जवाब है कि पश्चिम में जो सागर है वो अरब सागर है और पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है। चलिए अगले हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है देखें अगला पॉइंट है कि पाठ्यांश के अनुसार भारत का जो देशांतर और अक्षांश का विस्तार है वो लगभग कितना है? तो लगभग 30 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। बात करेंगे हम अक्षांशीय विस्तार की तो मैंने भी बताया था अक्षांशीय विस्तार लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला है जो लगभग 30 डिग्री का इसका क्या है ये विस्तार है वहीं बात करेंगे भारत का यदि हम देशांतरी विस्तार की बात करेंगे देशांतरी विस्तार तो वो देखने को मिलता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास जो इसका भी जो अंतर है वो 30 डिग्री का देखने को मिलता है इसलिए हम मान सकते हैं कि जो आपकी 30 डिग्री है वो इनके विस्तार का लगभग इन दोनों का क्या है विस्तार लगभग 30 डिग्री के आसपास का है 18 नंबर की हम बात करेंगे 18 नंबर है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो स्थानीय समय है उस समय में लगभग कितना अंतर होता है तो इसमें लगभग आपको देखने को मिलता है लगभग 2 घंटे का समय का अंतर देखने को मिलता है क्योंकि देशांतरी अंतर आपका जो है वो गुजरात में जो है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट के आसपास पूर्व में है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है। ये देशांतरी विस्तार है, ठीक है? जो कि आपके इसमें बात किया गया है कि हम आप जानते हैं कि जब हम 1 डिग्री चलते हैं, तो 4 मिनट का समय यहाँ पे लगता है 1 डिग्री देशांतर पार करने में। वहीं जब हम समय की बात करेंगे, तो समय आपका 30 डिग्री के आसपास इनका अंतर है। तो 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो 120 120 मिनट है ये और 120 मिनट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 2 घंटे के आसपास। यानी हम बात अब करेंगे कि जो गुजरात का स्थानीय समय है, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय से लगभग 2 घंटे पीछे रहता है। क्या रहता है?
पीछे रहता है, इसलिए इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। दोनों का अंतर आपको मैंने डिफरेंस भी समझा दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम। भारत की मानक यामोत्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन रेखा कौन-सी है? इसका सही आंसर है साढ़े 82 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसको हम बोलते हैं साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। एक्चुअली पूर्वी देशांतर मानने का रीज़न ये है कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है, वो काफ़ी अधिक है। इसलिए पूरे देश के लिए जो एक सामान्य समय को बनाए रखने के लिए इनका एक सेंट्रल मतलब केंद्रीय रेखा को चुना गया था। और इसलिए भारत के जो देशांतरी विस्तार में ये लगभग में बीच में स्थित है। वहीं बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर की, तो ये भारत के लगभग ये पश्चिमी छोर पर स्थित है। ठीक है? वहीं बात करेंगे 97 डिग्री 25 मिनट की पूर्वी देशांतर की, तो ये भारत की पूर्वी छोर में स्थित है। और 78 डिग्री 30 मिनट की ये बात करें, ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। लेकिन इसको हम यामोत्तर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पहले से ही हम 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व को ही अपनाया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, वो सही जवाब है। यदि आप मेरे एक्सप्लेनेशन से खुश हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एक अपने प्यारा-सा कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। जिन भी भाई-बहन को इस ज्योग्राफी की पूरी पीडीएफ लेनी है, तो प्लीज़ 7905858205 पर आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 6 से लेकर के 12 तक के 10,000 एमसीक्यू क्या होंगे? 10,000 एमसीक्यू नहीं, 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको फॉर्मेट मिलेंगे, जिसमें से आपको 6 से लेकर के 10 तक मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे आपको, और 6 से 12 तक के एमसीक्यू मिलेंगे, जिसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रखा मैंने, केवल का केवल 99 रुपीज़। ठीक है? और भी इसके साथ भी ऑफ़र आपके अवेलेबल है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कि यदि आपको ज्योग्राफ़ी लेनी है 6 से 12 तक की, मात्र ₹99 में है। हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी 6 से 12 तक की, 9000 क्वेश्चन होंगे, केवल ₹99 में है। साइंस आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, 5600 एमसीक्यू होंगे इसमें, और इसमें आपके इन टेक्स्ट और अभ्यास वाले प्रश्नों के साथ होंगे, सबके सॉल्यूशन मिलेंगे। कॉम्बो ऑफ़र के लिए आपको सबके ऑफ़र अवेलेबल हैं, 151 में, 249 में। रियल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, 24,000 एमसीक्यू होंगे। टीआरई 4 और एडीओ के लिए तो बिल्कुल रामबाण साबित होगा। सीटेट या स्टेट या एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम रेलवे की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी का जो पैक है वो 0 टू हीरो लेवल वाला, वो आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। तो बिल्कुल देर ना करें, ये लिमिटेड ऑफ़र है। आप इसके लिए आपको नंबर पे कॉल करना होगा, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रही है। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना? आपका नंबर है 790 5858 205। क्लियर है? चलिए, अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 20 की, तो भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा है, वो उत्तर प्रदेश में किस स्थान से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में ये मिर्ज़ापुर, यहाँ पे देखिए प्रयागराज, इलाहाबाद भी लिखा हुआ है, लेकिन एग्ज़ैक्ट जो पॉइंट है वो मिर्ज़ापुर नामक जगह से निकलती है, जिसका सही आंसर है। ठीक है? मानक यामोत्तर का मतलब हो गया आपकी साढ़े 82 डिग्री, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है? और कुछ हम इसको नैनी के संदर्भ में भी हम देखते हैं। नैनी जो कि प्रयागराज से होकर के गुज़रता है मिर्ज़ापुर में, जो कि पुराने बुकों में भी दिया हुआ है, नैनी ही मानते हैं। मिर्ज़ापुर का जगह है ये। तो अब लेकिन जो सटीक स्थान है वो मिर्ज़ापुर माना जाता है। यह रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश कहाँ से आपकी जो ये मानक यामोत्तर रेखा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ओडिशा को देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, यहाँ से होकर के ये गुज़रती है। और यहीं पे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। अगला पॉइंट की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है कि अक्षांश का जो प्रभाव है दक्षिण से उत्तर की ओर किस पर पड़ता है? तो ये जो पड़ता है, ये तापमान पर बिल्कुल नहीं, इस पे नहीं पड़ता है, वर्षा की मात्रा पर भी नहीं पड़ता है। ये पड़ता है आपकी जो दिन और रात की अवधि होती है उस पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। दिन और रात की अवधि पर इसका असर पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम थोड़ा-सा जान लेते हैं, अक्षांश और दिन-रात की जो अवधि होती है ना, वो लगभग 12-12 घंटे के समान होते हैं। तो जैसे-जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर की तरफ जाते जाते हैं, दूर बढ़ते जाते हैं, ध्रुवों की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, तो मौसमी दिन और रात की अवधि में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलता है।
ठीक है? वहीं बात करेंगे जो हमारा तापमान है, तापमान पर अक्षांश का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? वहीं बात करेंगे वर्षा की मात्रा की जो होने कई कारक हो जैसे मानसून हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, इन पर निर्भर करती है। सिर्फ़ अक्षांश पर वर्षा की मात्रा निर्भर नहीं करती है। क्लियर है मेरी बात? अब अगला पॉइंट आपका समुद्र तल से ऊँचाई की बात करें, ये अक्षांश से इसका कोई भी सीधा संबंध नहीं है। हम बात करेंगे इसमें स्थानीय भू आकृति के कारक हो सकते हैं, इसका हम बात कर सकते हैं कि समुद्र तल से ऊँचाई भी इस पर निर्भर करती है, चूँकि डायरेक्ट अक्षांश पर इसका कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए हम मानते हैं कि जो ऑप्शन है अक्षांश का, वो दिन और रात की अवधि पर डायरेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि हम जैसे-जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वैसे-वैसे दिन और रात में आपका देखते हैं डिफरेंस होता जाता है। तो ये उस पे डिपेंड हो गया ना, पड़ा ना अंतर उसके। चलिए, अब आते हैं हम 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर की दे दे 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान दें, पॉइंट है आपका कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस दिशाओं के मध्य में स्थित है? ये आपका जो है स्थित है, वो पूरब और पश्चिम में। कहाँ है? पूरब और पश्चिम में स्थित है भारतीय भूखंड। पूर्व और पश्चिम उत्तर-पश्चिम 1 सेकंड 1 मिनट। ठीक है? पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। चूँकि बात हम करें भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में बात करें तो ये दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी दक्षिणी भाग में स्थित है और भौगोलिक रूप से यह पूर्व और पश्चिम पूर्व और पश्चिम का जो एशिया का जो समुद्री मार्ग है, उन समुद्री मार्ग के बीच में स्थित है। ठीक है ना? बीच में स्थित है। इसलिए बोल सकते हैं कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किसमें? तो पूर्व और पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दक्षिण का कौन-सा भू-आकृति हिंद महासागर में शीर्षवत यानी हेड लाइक फैला हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार इसका सही आंसर है। इसका रीज़न ये है कि यह भारत का सबसे पुराना और कठोर भूभाग है, जो दक्षिण की ओर क्या है? दक्षिण की ओर एक हिंद महासागर में त्रिकोणीय आकार में फैला हुआ है। किसमें है? ये इम्पोर्टेंट है कि त्रिकोणीय आकार में क्या हुआ है ये? तो फैला हुआ है। ठीक है? वहीं ऑप्शन की बात करेंगे उत्तरी मैदान की, तो उत्तरी मैदान जो है वो मध्य और उत्तर भारत के बीच में स्थित है। मध्य और उत्तर भारत के बीच में स्थित है। हिमालय पर्वत तो आप लोग सब लोग जानते हैं, ये हिमालय पर्वत को भारत का प्रहरी और भारत के उत्तर में स्थित है। कहाँ है? भारत के उत्तर में स्थित। वहीं तटीय मैदान की बात करेंगे, तो तटीय मैदान वो पठार के किनारे वाले किनारे-किनारे जो स्थित हैं, जो पार्ट हैं, वो हैं। लेकिन पठार स्वयं एक मुख्य भूभाग की आकृति नहीं मान सकते हैं, यह महासागरों में फैले होते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए आपका सही आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण किस महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया था? इसका जो नाम रखा गया था, आप देखने से ही पता चल रहा है कि ये हिंद महासागर किस महासागर के नाम पर? हिंद महासागर के नाम पे रखा गया था। हिंद महासागर एक्चुअली बात करें हम, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है, जो किसी भी देश के नाम पर रखा गया है। जो हमारा हिंद है, हिंद महासागर मतलब हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा था। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से पहली बार स्वेज नहर कब खुला है? तो सन 1869 में भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है, वो लगभग कितनी कम हो गई है? ये आपको देखने को मिलती है लगभग 7000 किलोमीटर आपका कम हो गया है। ठीक है? चलिए, स्वेज नहर जो है ना, वो स्वेज नहर 1869 में खुला था। जिससे पहले यूरोपीय देश में जो भारत पहुँचने के लिए अफ्रीका के केप ऑफ गुड से होकर के इनको चक्कर लगा कर के होने के आना पड़ता था, क्योंकि डिस्टेंस इनको ज़्यादा पड़ता था। जब ये स्वेज नहर खुल गया है, तो खुलने के बाद से अब देखिए स्वेज नहर की हम बात करें हम स्वेज नहर की, स्वेज नहर जो है ना, वो भूमध्य सागर क्या है? वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है, इनके बीच में पड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है और इससे आपकी यूरोप और भारत के बीच की जो समुद्री मार्ग है ना, वो 7000 किलोमीटर की दूरी लगभग इससे कम हो जाती है। बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल क्या कह रहा है? कि प्राचीन काल में भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा मुख्य रूप से किसके माध्यम से था?
तो ये था लगभग भूभाग जिसको हम स्थलीय मार्गों से होकर के था, ऑप्शन नंबर बी अ, इसका सही आंसर है, जो कि हिमालय के पर्वतों में स्थित जो दर्रे थे, वो उसके माध्यम होते थे और ये भूभाग से होकर के भारत का संपर्क साधते थे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्राचीन काल में अनेक यात्री भारत में किस माध्यम से आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था? तो इसका जो आंसर है वो है कि ये जो आए थे वो आए थे उत्तरी पर्वतों के दर्रों से। इसके बारे में जानते हैं, जो उत्तरी पर्वत है, भारत का उत्तर में जो हिमालय है, वो बहुत ऊँचा है और ये पर्वत एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक अवरोध का काम करते हैं। मतलब कि जो हमारे कहने का मतलब है कि जो हमारे जो हवाएँ आती हैं, जो ठंडी हवाएँ आती हैं, वो उनको रोकने का काम करता है, रोक कर के हमको सुरक्षित रखता है। लेकिन इनमें कई जो दर्रे होते हैं, जैसे मान लीजिए खैबर पास का दर्रा हो गया, इन्हीं दर्रों से होकर के ये क्या होते थे, आते थे। लेकिन इनमें कई प्रकार के जो दर्रे होते थे, वो उनके थ्रू होकर के नहीं आने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनके लिए वो सेफ नहीं होते थे। उसके बाद से बात करें हम उत्तरी हिमालय की, और ऑप्शन क्यों गलत है, इनके बारे में भी जान लेते हैं हम, कि जो हिमालय की जो चोटियाँ हैं, चोटियाँ इसलिए क्योंकि इनको पार करना संभव नहीं था बिल्कुल, ठीक है। दक्षिण पठार के जो दर्रे थे, ये इसलिए दर्रे भीतर जो दक्षिण हिस्से थे, दक्षिण के देशों तक सीमित थे ये, उत्तरी पार्ट में नहीं होते थे। चूँकि जो भारत में माध्यम से आने आते थे समुद्री मार्ग, वो उत्तर से होकर के ही आते थे, ठीक है ना? क्योंकि प्राचीन यात्री जो उत्तर-पश्चिम से आए थे, ये कहने का मतलब है। पूर्वी तटीय मंदार बंदरगाह ये भी नहीं थे, इसलिए क्योंकि समुद्री मार्ग के ज्ञात न होने की बात करता है इसमें, और इसलिए बंदरगाहों का उपयोग सही संपर्क का माध्यम नहीं था इसमें। क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट हम देखते हैं आपका 28 नंबर की बात करें। 28 नंबर है कि प्राचीन समय से ही इन भूमार्गों से किन चीज़ों का आदान-प्रदान होता था? देखिए, इनमें जो आता था, ये वस्तुओं का आदान-प्रदान तो होता था, उसके बाद से विचारों का भी आदान-प्रदान होता था। मतलब कि आपके विचार वहाँ तक जाते थे और उनके विचार आपके पास आते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। केवल मसाले होते थे, आदान-प्रदान क्या, मसाले यहाँ से ले जाते थे। ठीक है ना? केवल मतलब केवल के शब्द की बात नहीं है। यहाँ पे केवल की वजह से ये गलत है, ये भी केवल की वजह से गलत है, ये भी केवल की वजह से गलत है। विचारों का और वस्तुओं का आदान-प्रदान दोनों होता था। क्लियर है? अगला पॉइंट है पाठ्यांश के अनुसार, 29 नंबर, कि पाठ्यांश के अनुसार भारत का किन क्षेत्रों के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है? जो संपर्क रहा है वो है पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया से संबंध रहा था। यहाँ पर भी केवल की बात आ गया, तो केवल ऐसे ही ऑप्शन कट गया। उत्तरी एशिया और मध्य एशिया की बात कर रहा है। ये भी उत्तरी एशिया और मध्य एशिया की बात नहीं करेंगे हम, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी एशिया, इन सभी से आपका संपर्क रहा था। अगला पॉइंट अगला पॉइंट है आपका 30 नंबर। 30 नंबर हम देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 मिनट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी वस्तुएँ या विचार प्राचीन समय में भारत से संचार के विभिन्न भागों तक पहुँचे थे? तो इसमें आपके उपनिषद के विचार थे, रामायण थे, पंचतंत्र की कहानियाँ थीं, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली थी। ये क्या किए थे? ये प्राचीन समय में भारत से संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचे थे। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि उपनिषद में विचार होते थे, रामायण होते थे, आपके रामायण ये सारी चीज़ें क्या होते थे, अलग-अलग जगहों पर भारत से ले जाए गए थे। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें, कि जो स्वेज नहर के विचार हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। स्वेज नहर 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है 1869 में, जो कि प्राचीन काल से इसका कोई भी संबंध नहीं है। वहीं बात करेंगे हम आपकी यूनानी स्थापत्य कला का प्रतीक का, तो इसमें जो है ये एक्चुअली हम जो मानेंगे इसमें कि ये विचारों के प्रभाव से संबंधित नहीं है, भारत में नहीं आया था। ये स्थापत्य कला की बात है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये भारत से संसार में जाने की बात नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत है और ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करते हैं मेरे एक्सप्लेनेशन से आप संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और एक मेरे लिए सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर कर लें। जो भी भाई-बहन टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर जॉइन कर लें। उसके साथ ही साथ बता दूँ, जिनको हिस्ट्री चाहिए 6 से लेकर के 12 तक की, उनको भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, 6 से 12 तक की। वो केवल इसकी प्राइस 99 रखा है मैंने, 9000 क्वेश्चन होंगे इसमें आपको। इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा 7905858205 पे। वहीं पे इस पूरी पीडीएफ आपकी 6 से 12 तक की ज्योग्राफी की भी मिल जाएगी, जो कि 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, वो भी 99 रुपीज़ प्राइस है। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। क्लियर है? आते हैं 31st नंबर की तरफ। 31st नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार के लिए भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाने वाले सामानों में से पाठ्यांश में किसका उल्लेख है? तो इसका उल्लेख किसका है? तो मसालों का है,
मलमल जो कपड़े होते थे, वो बहुत मुलायम होते थे। इन कपड़ों का उल्लेख किया गया है, ना कि चाय, कॉफ़ी, कोयला, पेट्रोल और मशीनीकरण उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया है। यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की जो वास्तुकला के प्रतीक हैं, जैसे हम मीनार बोलें या गुंबद बोलें, इनका प्रभाव भारत में कहाँ देखने को मिलता है? इनका जो देखने को मिलता है आपको, ये है कि देश के विभिन्न भागों में। यहाँ पे केवल की जो ऑप्शन है, आप पहले वहाँ से आप थोड़ा-सा सहज हो जाइए। वहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है कि वहाँ से बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं कि केवल शब्दों का प्रयोग बिल्कुल गलत होता है। किसी भी क्वेश्चन को आप केवल जोड़ करके एक चीज़ों को बिल्कुल ही गलत गलत वे में ले लेते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी है कि देश के विभिन्न भागों में ये प्रकार की चीज़ें हुई थी। भारत का दक्षिण एशिया में कौन-सा स्थान है? भारत का दक्षिण एशिया में बात करें तो एक न कि दूरस्थ स्थान है, जो कि सामान्य स्थान नहीं है। भारत अपना एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया का पार्ट है। ये एक महत्वपूर्ण स्थान को अपना रखता है, ऑप्शन नंबर सी। कलर क्लियर पॉइंट है। इसलिए क्योंकि भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जनसंख्या की भी दृष्टि से भारत एशिया का सबसे बड़ा देश है और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इनके जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है या राजनीतिक रूप से देखें या सांस्कृतिक रूप से देखें, इनका बहुत बड़ा छाप है, बहुत गहरा छाप है, बहुत गहरा प्रभाव है इनका और यही कारण है कि ये अपना महत्वपूर्ण स्थान आपके भारत के दक्षिण एशिया में रखते हैं। क्लियर है पॉइंट? आगे देखते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में यानी इस पाठ्यांश के अनुसार की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा चित्र दिया था 1.5 आप देख सकते हैं वहाँ पर कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सब लोगों को पता है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में बात करें कि दिसंबर 2025 में आपके 28 राज्य हो गए और 28 राज्य के साथ-साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से दमन, दीव और दादर नगर हवेली को विलय कर दिया गया। विलय करने के बाद से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं और 28 राज्य हो जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि पाठ्यांश के अनुसार भारत की भूमि की सीमा उत्तर-पश्चिम में किन देशों के साथ मिलती है? तो देखिएगा, ये मिलती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। मैपिंग आपको पता होगा, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ भी भारत शेयर करता है बाउंड्री। 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, पता है आपको? उसके बाद से आप कमेंट करके बताएँगे कि पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है इंडिया? क्लियर है? अगला देखते हैं, चूँकि हम देखते हैं कि वर्तमान में जो हमारा पाकिस्तान के कब्ज़े वाला हिस्सा है, जिसको हम पीओके का नाम देते हैं, ये आजकल थोड़ा विवादित है, शुरू से ही विवादित रहा है। वहीं हम चीन और नेपाल की बात करेंगे, तो ये देश आपके उत्तर में पड़ते हैं। वहीं म्यांमार और बांग्लादेश की बात करते हैं, ये देश पूर्व में पड़ते हैं, पूरब की तरफ पड़ते हैं। वहीं भूटान और चीन की बात करते हैं, तो ये आपके देश आपके उत्तर में पड़ते हैं। क्लियर है पॉइंट आपकी? सारे पॉइंट क्लियर हो गए? 30 भाई, यदि सच में आपको सेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ सेशन को शेयर ज़रूर कर दें। पहली बार है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपको बता दूँ कि इसकी पूरी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? देखिए, मैं आपको बता रहा था, ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी है ना, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। 6 से 12 तक का 0 से हीरो लेवल पढ़ रहे हैं आप। एक-एक लाइन के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। 10,000 नहीं, 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। आपको ₹99 में मिलेगा। ये मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ, 7905858205 ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप करना है, आपको कम्युनिटी में आप पूछ लेंगे और जो भी पीडीएफ चाहिए, हिस्ट्री भी अवेलेबल है, ₹99 में ही केवल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं हम आपके सामने। भारत की भूमि की सीमाएँ उत्तर में किन देशों के साथ मिलती है? अब उत्तर की बात किया है, तो उत्तर में अभी हमने पढ़ा है कि चीन, नेपाल और भूटान देखने को मिलता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान आपने देख लिया कहाँ है, सारे का सीमाएँ आपको जो बिल्कुल याद रखना है आपको। स्पेशली मैं आपको बता दूँ जो नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे स्टेट हैं, किस स्टेट की बाउंड्री शेयर करती है, बीपीएससी में बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत की भूमि की सीमाएँ पूर्व में किन देशों के साथ मिलती है? तो पूरब में आपको देखने को मिलता है म्यांमार और बांग्लादेश। ये पश्चिम का पार्ट है, ये उत्तर का पार्ट है। पाकिस्तान और म्यांमार आपको देखने को मिलेगा पूरब का पार्ट है, लेकिन ये आपका पश्चिम का और उत्तर का पश्चिम और उत्तर का हिस्सा होता है ये। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सन 1947 से पूर्व सन 1947 से जो पूर्व की बात कर रहा है पूर्व भारत में कितने प्रकार के राज्य थे और जैसा कि पाठ्यांश में बताया गया है।
इसमें किस प्रकार से सन 47 से पहले की बात कर रहा हूँ। इसमें जो है ये 2 प्रकार के प्रांत थे, एक प्रांत होते थे और दूसरे रियासत होते थे। इसलिए ऑप्शन आपका बी तो सही हो जाएगा। क्लियर है? इसका मैं आपको इसका क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि 1947 से पहले भारत जो है वो ब्रिटिश के अंतर्गत था और ब्रिटिश ने 2 प्रशासनिक भागों में इसको विभाजित किया था अपने प्रशासन को ढंग से चलाने के लिए। प्रांत जिसको हम प्रोविंस का नाम देते हैं, इसको हम प्रोविंस का नाम देते हैं, ठीक है ना? प्रोविंस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जिस पर सीधे ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण होता था। किसका नियंत्रण होता था? ब्रिटिश अधिकारियों का इस पे नियंत्रण होता था। वहीं रियासत की बात किया जाए, तो इसमें स्थानीय जो शासक होते थे, जैसे राजा-महाराजा या जमींदार होते थे, उन लोगों का स्थानीय जिसको बोल सकते हैं, स्थानीय जमींदारों या स्थानीय शासकों का इस पे शासन होता था। इसमें मतलब कि डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे ब्रिटिश, लेकिन ये ब्रिटिश के जिसको बोल सकते हैं कि इनकी संप्रभुता स्वीकार थी, ठीक है ना? तो ये ब्रिटिश के मतलब उनके एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनकी संप्रभुता मतलब कि उनके आमने विवश थे और उन्हीं चीज़ों के आदेश पे ये रियासत को चलाते थे और ये उनको मतलब वो करते थे, मतलब पैसे देने होते थे उनको उसी हिसाब से राज्य को चलाते। लेकिन प्रांत की बात करें, प्रांत में ब्रिटिश अधिकारियों का डायरेक्ट नियंत्रण था। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? चलिए, अगले पॉइंट आते हैं। एक-एक लाइन के एमसीक्यू मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत से बनाया प्लीज़। यदि आप मेरे मेहनत को सच में देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक सेशन को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक का बटन और प्यारा-सा कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगली वीडियो किस प्रकार की चाहिए, ज़रूर बताएँ। अगला पॉइंट है कि 1947 से पूर्व प्रांतों पर शासन कौन करते थे? तो इस पे जो शासन करते थे, वायसराय के द्वारा जो नियुक्त अंग्रेज अधिकारी होते थे। कौन नियुक्त करता था? वायसराय। ये वायसराय हेड हुआ करता था। ये पूरी कंपनी का, पूरी राज्य-काज का देखने वाला मालिक होता था, एक तरीके से बोल सकते हैं इसको। पूरा रूल रेगुलेशन को देखता था ये। तो अंग्रेज अधिकारियों के नियुक्त करता था वायसराय, उनके द्वारा ये देखा जाता था। ठीक है? इसमें हम बोल सकते हैं कि जो आपके ब्रिटिश प्रांत प्रांत होते थे ना, प्रांत, हम इनकी बात करेंगे कि जो ब्रिटिश नियंत्रण में थे, अभी बताया मैंने, और जो वायसराय द्वारा जो नियुक्त अंग्रेज अधिकारी जैसे गवर्नर या कलेक्टर, ये शासन करते थे। अगला पॉइंट हम बात करें कि 1947 से जो पूर्व रियासतों का शासन किसके द्वारा पैतृकता के आधार पर किया जाता है। पैतृकता का मतलब कि जिनकी सम जिन जो मतलब जिनका अंश पिता से संबंधित था, जो जिनका हक जो जिनका हक अपने पिता के शेयर में था, ऐसे बोल सकते हैं, जो उसी वंश से संबंधित थे। मतलब उनके पूर्वज से संबंधित थे वो, जो अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता को मानते थे। इसका सही ऑप्शन है स्थानीय शासकों के द्वारा। कह रहा है कि 1947 से पूर्व, इसको पढ़िए, रियासतों का जो शासन है वो किसके द्वारा पैतृकता के आधार पर किया जाता था, जो अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानते थे, जो स्थानीय शासकों के द्वारा होता था। क्लियर है पॉइंट? इसका ऑप्शन सही है, स्थानीय शासकों द्वारा। इसका क्लैरिफिकेशन ये है कि रियासत जो शासन होता था वो वंशानुगत, मतलब पैतृकता का मतलब वंशानुगत जो स्थानीय शासक होते थे, या राजा हो या नवाब हो, उनके द्वारा किया जाता था। और जिन्होंने जो क्या होते थे, जो ब्रिटिश की जो पैरामाउंटेंसी थी, मतलब सर्वोच्चता था, उनको स्वीकार कर लेते थे और इसी इसी मामले को देखते हुए इन शासकों को आंतरिक मामलों में क्या दी जाती थी? छूट दी जाती थी, स्वायत्तता दी जाती थी। पॉइंट क्लियर है? समझा दिया? क्यों था? कैसे था? 41 क्वेश्चन। 41 नंबर है कि दक्षिण में समुद्र पार व्यापार के भारत के पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र कौन-कौन से हैं? ये हैं आपके श्रीलंका और मालदीव। ऑप्शन नंबर श्रीलंका और मालदीव, जो भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपका है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन-सा एक छोटा-सा समुद्री रास्ता स्थित है? देखो, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा, ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा-सा समुद्री मार्ग का हिस्सा है, समुद्री रास्ता का हिस्सा है। क्लियर है पॉइंट? इसलिए हमारा जो ऑप्शन है, वो सी इसका सही जवाब है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मालदीव किस भारतीय द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? तो ये जो स्थित है, ये है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। मालदीव एक गणराज्य जो है वो भारत के लक्षद्वीप में लगभग अरब सागर में स्थित है ये, ठीक है ना? और इनको मान सकते हैं कि ये 8 डिग्री जो चैनल है ना, 8 डिग्री चैनल, इन चैनल के द्वारा इनको अलग किया जाता है। क्लियर है पॉइंट? अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसलिए गलत है क्योंकि ये मालदीव के दक्षिण में नहीं है। दमन दीव की बात करें, दमन दीव जो है ना, ये तटीय या मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। द्वीप समूह राष्ट्र के निकट नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। पांडुचेरी की वही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अब बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ उनकी भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध कैसे रहे हैं। बहुत अच्छे रहे हैं, तनावपूर्ण बिल्कुल नहीं रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है।
अगला है कि भुवन एनसीईआरटी इसरो की पहल स्कूल भवन का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने। इनका उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच में एक जागरूकता प्रदान करना, एक जागरूकता लाना। केवल अंतरिक्ष में विज्ञान को पढ़ाना बिल्कुल नहीं है। केवल की बात तो बिल्कुल गलत है। इतिहास और नागरिक शास्त्र बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। केवल भूगोल पढ़ाना ये ऑलरेडी गलत है। इसलिए प्राकृतिक जो संसाधन है, पर्यावरण है, जो आपके सतत विकास है, ये प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये संबंधित है इनसे, ठीक है ना? अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके जो अभ्यास वाले प्रश्न हैं। ये अभ्यास वाले प्रश्न क्या हैं? जो आपके एक्सरसाइज़ वाले क्वेश्चन हैं, उनको भी मैंने इसमें ऐड किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने बनाया है। एक-एक चीज़ों को मैंने इसमें संजो करके रखा है कि जो आपको बिल्कुल कहीं से कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो। ठीक है ना? चलिए, इसको पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है? 1 मिनट। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता? आपने एक ट्रिक याद किया था, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, इसको याद रखिएगा। मी का मतलब होता है मिज़ोरम, ठीक है? त्रा का मतलब होता है त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इनके अलावा आप देख सकते हैं, इसमें देखिए कौन-सा नहीं है? उड़ीसा नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है, वो सही है। यहाँ से आपकी कर्क रेखा होकर के गुजरती नहीं है। चलें, अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है आपका ये कि भारत का सबसे जो पूर्वी देशांतर है, कौन-सा? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन-सा है? इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं। सही है, आपका टिक भी लगा हुआ है। कौन-सा आंसर इसका सही है? बताएँ? सब भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? देखिए, सबसे पूर्वी देशांतर इसका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है ना? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। किबीथू नाम का जगह है, वहाँ पर ये सबसे पूर्वी पार्ट आपका पड़ता है। भारत के लगभग भारत के पूर्व-पश्चिम का विषात्व ये दर्शाता है। अगला पॉइंट, ये 77 डिग्री जो 6 मिनट जो पूर्व है ना, ये लगभग दिल्ली के आस-पास का एरिया है। दिल्ली के आस-पास का लगभग क्षेत्र पड़ता है देशांतर ये। वहीं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व की बात करेंगे, ये भारत का पश्चिमी है। पश्चिमी मतलब ये गुजरात में पड़ता है ये। वहीं 82 डिग्री 32 मिनट की बात करेंगे, ये लगभग स्टैंडर्ड मेरिडियन के आस-पास 32 डिग्री 30 मिनट का आता है ना, साढ़े 82 डिग्री के आस-पास। ये प्रधान जिसको मानक यामोत्तर रेखा के नाम प्रधान मानक यामोत्तर रेखा को हम नाम देते हैं, लगभग उतना ही पड़ता है, जिसको हम 82 डिग्री 30 मिनट के आस-पास मानते हैं, ये है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है, ये भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, 97 डिग्री 25 मिनट। अगला पॉइंट हम देखते हैं, 49 नंबर देखते हैं, 49 नंबर क्या कह रहा है? 49 नंबर पढ़िए कि उत्तराखंड क्या कह रहा है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएँ किस देश को छूती हैं? ये तो आपका जब मैपिंग होगा ना, आप क्या करिए, रोज़ 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट कम से कम 5 मिनट अपने सामने एक रूम में मैप लगाइए। अब मैप को ज़रूर देखा करिए। मैप से बहुत चीज़ें आपकी तैयार होंगी, कम से कम सीमा तो याद ही हो जाएगा आपका। तो ये किस देश को छूती हैं? ऑप्शन आपके सामने ही है, नेपाल से छूती हैं, क्योंकि सब के सब आपके उत्तर पार्ट हैं, उत्तर वाले पार्ट हैं। उत्तर की जो भी सीमाएँ उत्तरी वो आपके लगभग बिहार की भी बिहार का भी जो डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम जिसको वेस्ट चंपारण वो आपके नेपाल के टचिंग में है। नेपाल से कितनी जिले 7 जिले शेयर करते हैं बिहार के। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये सभी के सभी देश को छूती हैं। ठीक है ना? भारत के लगभग हम बात करें नेपाल से तो 5 भारतीय राज्य हैं जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। अगला पॉइंट, वहीं चीन की बात करेंगे तो इसमें आपका उत्तराखंड उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख की जो सीमा लगभग लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की नहीं लगती है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। 50 नंबर है, यदि आप ग्रीष्म काल में कावारत्ती क्या बोल रहा? यदि आप क्वेश्चन अच्छा है, कि यदि आप ग्रीष्म काल में कावारत्ती जाना चाहते हैं, तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में जाएँगे? तो कावारत्ती किसकी राजधानी है भैया?
तो लक्षद्वीप की राजधानी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। बिल्कुल, क्योंकि इसकी राजधानी है। ये इसमें लगभग 4 ज़िले आते हैं, लगभग आपके 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। और यदि हम बात करें अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी वो पोर्ट ब्लेयर होती है। क्या होती है? पोर्ट सॉरी पोर्ट ब्लेयर होती है, ठीक है? वहीं दमन-दीव की बात करें, तो ये दादर और दादरा नगर हवेली होती है। दादर नगर हवेली जो कि केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है ये। चलिए, अगला पॉइंट 51 नंबर की तरफ आते हैं। यदि आपके मित्र एक देश के निवासी हैं, जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, ठीक है? तो इन विकल्पों में कौन-सा देश हो सकता है? जैसा कि अभ्यास प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया था। क्या भूटान से बाउंड्री शेयर होता है? बिल्कुल करता है। बांग्लादेश से भी करता है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर यहीं से करता है। नेपाल के साथ अभी मैंने देखा कि हमारे 5 राज्य करते हैं। वहीं तजाकिस्तान की बात करें, तजाकिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि बीच में पड़ता है। यहाँ से भारत की सीमाएँ नहीं साझा करती हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के साथ साझा करती हैं। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये बिल्कुल नहीं करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला, ये मध्य सेंट्रल एशियाई के देश हैं, जो कि भारत से सीमा इसकी नहीं लगती है। अगला पॉइंट, अगला है क्वेश्चन आपका कि अक्षांश और देशांतर के विस्तार लगभग 30 डिग्री होने के बावजूद पूर्व-पश्चिम, अगला पॉइंट है, पूर्व-पश्चिम का जो विस्तार है, विस्तार किस विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है? अच्छा क्वेश्चन है ना? इसको देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो देखिए कौन सा है। इसके ऑप्शन समुद्र तट की लंबाई, उत्तर-दक्षिण के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और पर्वतीय क्षेत्र के विस्तार। इसमें उत्तर-दक्षिण के जो विस्तार है ये है, इसका सही आंसर, ठीक है ना? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का तो मेरे ख्याल से कुछ दिख नहीं रहा है और क्या किया जाए इसमें? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं इसमें, कुछ है नहीं, ठीक है। अगला 53 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की प्रधान मानक यामोत्तर को माना गया है और इसको मानक क्यों माना गया है? रीज़न क्या है? ध्यान दीजिएगा। इसका रीज़न क्या है? क्यों माना गया है? क्योंकि यह पूर्व और पश्चिम सिरों के बीच में 2 घंटे का समय को संतुलित करता है। मैंने आपको दोनों के डिग्री के बीच में 30 डिग्री का अंतर बताया था और 30 डिग्री का मतलब होता है 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतराल होता है, गैपिंग होती है। 120 मिनट हुआ, 120 मिनट का मतलब कि 2 घंटे का अंतराल होता है पूर्व और पश्चिम के सिरों के बीच में, ठीक है ना? गुजरात और उधर अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में मैंने किबीथू नाम का जगह बताया था। आपको कमेंट करके बताना है गुजरात का कौन-सा पार्ट है जो सबसे पश्चिमी पार्ट भारत का पड़ता है, उसका नाम क्या है? ठीक है? समझा दिया था मैंने इसको। करा कि कौन-सा देश पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी नामक छोटे समुद्री रास्ते से भारत से अलग होता है? अभी जस्ट हमने इसके पहले पढ़ा था, हमारा वो क्या है? वो है श्रीलंका। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि के द्वारा भारत से अलग होता है। भारत के साथ एक पड़ोसी देश है, जो द्वीपीय देश है मालदीव और श्रीलंका। किस हिंद महासागर भारत को कैसी स्थिति प्रदान करता है? ये आपको सेंट्रल स्थिति मतलब केंद्रीय स्थिति को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है। अगला पॉइंट 56 नंबर की हम बात करते हैं। कह रहा कि भारत का वो कौन-सा भूभाग है जो एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है? ये है आपका हिमालय। हिमालय तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये उत्तर के साइड में पड़ता है। ये उत्तरी सीमा बनाता है इसलिए ऑप्शन ये गलत है। अब आते हैं हम अगले ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन है बी अम्न कि भारतीय भूभाग। बिल्कुल यही सही जवाब आपका भारतीय भूभाग है। क्योंकि ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, जिसको हम भारतीय भूभाग मतलब इंडियन लैंड मास का नाम देते हैं। 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है। एशिया के महाद्वीप के दक्षिण विस्तार, जिसको हम यहाँ बोल सकते हैं दक्षिण की ओर एक प्रकार से उभार रूप से है, हिंद महासागर में जाकर के फैला हुआ है। और दूसरी बात करेंगे थार के मरुस्थल का तो ये पश्चिमी भाग है। उत्तरी मैदान तो बिल्कुल उत्तर भाग में है, तो ये होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर की बात करें, 1947 से पूर्व रियासतों का शासन किसके द्वारा किया जाता था? तो रियासतों का शासन आप देख सकते हैं, रियासत मैंने बताया था वो स्थानीय शासकों के द्वारा किया जाता था। वही बात करें हम किसकी तो जो ऑप्शन मैंने बताया था कि जो प्रांत थे वो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके डायरेक्ट नियंत्रण में होता था। कौन सा द्वीप समूह राष्ट्र लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? ये है मालदीव। कौन है भैया? मालदीव है। क्लियर है पॉइंट? मालदीव आपके दक्षिण में स्थित है। अगला पॉइंट अंडमान की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मॉरिशस की बात करेंगे तो ये दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर से बहुत दूर स्थित है, दूर पे स्थित है। मालदीव तो मैंने बताई थी इसका मालदीव सही आंसर है। श्रीलंका तो मैंने बताया था कि दक्षिण पूर्व में है ये।
कहाँ है ये? दक्षिण पूर्व में, भारत का पड़ोसी देश है, लक्षद्वीप के दक्षिण में नहीं है ये, ठीक है ना? दक्षिण पूर्व में है। 59 नंबर, भारतीय उपनिषदों के विचार और पंचतंत्र की कहानियां किस माध्यम से संसार के विभिन्न भागों तक पहुंची? ये पहुंची थी जो भूभाग मार्गों से आए हुए थे, मतलब उत्तरी पर्वतों दर्रों से होकर लोग आते जाते थे, वहीं से ये आपकी विभिन्न भागों तक पहुंची थी। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है, जबकि उत्तर में ये सीमाएं किन देशों के साथ लगती हैं? उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में आपका कौन-कौन सा है? पहली बात, ये पश्चिम में आएगा बिल्कुल, अफगानिस्तान बिल्कुल कट में, ये चीन, नेपाल, भूटान, और ये कह रहा है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कह रहा है कि अ, कौन-सी सीमाएँ? भारत की भूमि की सीमाएँ उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, ठीक है? और अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, जबकि उत्तर में ये सीमाएँ किससे लगती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका चीन, नेपाल और भूटान, ठीक है ना? चीन, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एक-एक चीज़ों का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, जिनको पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लें, जो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। लेकिन पूरी 6 से 12 तक जिनको वीडियो चाहिए, 6 से लेकर के 12 तक की जिनको पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे 7905858205 पे। ठीक है ना? पूरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मिल जाएगी, 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे इसमें। थैंक यू सो मच।